हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था आपको फैक्टराइज करना। और फैक्टराइज कौन से, जो नंबर या तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे या फिर जिसके अंदर आइडेंटिटी यूज हो रही थी, कौन कौन सी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी a माइनस बी वाली या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिनके अंदर जो आइडेंटिटी लग रही थी हम उसी का हम फैक्टराइज कर रहे थे। तो देखिए आज जो हम फैक्टराइज करेंगे वो हम करेंगे एक्सप्रेशन का। देखिए बहुत आसान वर्कशीट है और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 33। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको एक बार में अच्छे से समझ गए तो आप सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप इजीली तरीके से अपने आप कर लोगे। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका x और इसका हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, हाईएस्ट पावर है इसकी 2। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और यदि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। जो चीज़ मैंने बोली है, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 1, क्यूबिक इक्वेशन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेलिंग देख क्या होती है क्वाड्रेटिक, QUARDTRIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इसमें लिख रहा हूँ x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7x क्यूब। अब देखिए इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। तो जो आपकी ये इक्वेशन है कैसी इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ 7x क्यूब को और मैंने इसकी जगह खाली 7 लिख दिया, ओनली 7, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी कैसी इक्वेशन बनेगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 3x प्लस 2, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितना है 1। यानी कि जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आप इनको सभी को नोट कर लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। अब देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। अब देखिए अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। और 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो वो नंबर खुद ही आता है, तो आप 1 को लिखो या ना लिखो। यहाँ पे जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 14 है। इतना बात आई समझ में। अब देखिए आपको इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर जो आपको करने हैं, देखिए जो लास्ट में नंबर आपका लिखा, क्या लिखा आपका नंबर लास्ट में 33 लिखा है, अंडरस्टैंड। तो देखिए आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए, यानी कि मेरे को 2 नंबर ऐसे चाहिए कि उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 33। यानी कि मेरे को 2 नंबर चाहिए, एक नंबर और सेकंड नंबर। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई मेरी आनी चाहिए 33। और जब मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं, तो दोनों का जो एडिशन है, जो आपका बीच वाला जो फैक्टर होता है, ये वेरिएबल नहीं, वेरिएबल को छोड़ देना, जो आपका नंबर होता है, जो फिर आपका कांस्टेंट होता है, कितना है आपका नंबर यहाँ पे 14 है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो दोनों को ऐड करने के बाद जो मेरा नंबर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 14। यानी कि मेरे को 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जब मैं इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करूं तब तो आना चाहिए 33। और जब इन दोनों नंबर को ऐड करूं, ऐड करने के बाद मेरा आंसर कितना आना चाहिए, सेम उन्हीं नंबर को 14 आना चाहिए। तो देखिए 2 नंबर कौन कौन से हैं, उनकी मल्टीप्लाई 33 है। तो आप ही मेरे को बताओ भाई। देखो आप बताओगे सर 2 नंबर ऐसे हैं जिनके हम आप अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए जब मैं 3 को और 11 को
या फिर 11 को और 3 को जब मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 11 मल्टीप्लाई 3, दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 33। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो इन दोनों का एडिशन भी कितना आएगा 14। यानी कि मेरे पास दो नंबर आ गए 11 और 3। ये दो नंबर ऐसे हैं जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तब तो कितना आएगा 33, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास इनका एडिशन कितना आएगा 14 आएगा। आप वेरिएबल साथ मत लेना, आपको खाली कांस्टेंट पे ध्यान देना है कितना लिखा हो, 14 लिखा है। तो देखिए जो ये दो फैक्टर बनते हैं 11 और 3, जो भी नंबर आपके पास ये दो नंबर आए 11 और 3, ये हमेशा फैक्टर बनते हैं बीच वाले नंबर के, यानी कि जो बीच में जो पार्ट आपका लिखा होता है। तो देखिए अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो देखिए। तो देखिए आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि सर जो दो फैक्टर थे जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तब 33 और दोनों को जब ऐड करें वो आए 14, तो दो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 11 है और एक हमारा 3 है। तो देखिए जो मैंने आपको भी बताया था, देख नेक्स्ट क्या करना है। तो देखिए 11 आ गया और फर्स्ट नंबर आपका 3 आ गया। तो जो दो फैक्टर बनते हैं ये हमेशा बीच वाले नंबर के बनते हैं। बीच वाले नंबर का मतलब जिसके साथ x लगा होता है, यानी कि 14x, ये फैक्टर बनते हैं हमेशा बीच वाले नंबर के। तो देखिए आप बीच वाले को ब्रेक कीजिएगा, और कैसे ब्रेक करोगे, जो आपके फैक्टर बने हैं देखिए कैसे मैं बताता हूँ। एक्स के प्लस, देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से 11 है, तो आप 11 को आगे लिखिएगा प्लस 11, और आप 11 के साथ क्या लगा दोगे, x लगा दोगे। यानी कि मैं 14 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ दो नंबर के अंदर। मैं 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11x प्लस सेकेंड फैक्टर क्या था आपका 3, और 3 के साथ क्या लगा दोगे x और प्लस 33। इतना आया समझ में सभी को। देखिए फिर से बताता हूँ, दो नंबर मैंने ऐसे ढूंढ लिए, उनकी मल्टीप्लाई तो आई 33, और जब मैंने दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद नंबर बन गया मेरा 14 बन गया। तो मैंने आपको बताया था जो दो फैक्टर या दो नंबर आते हैं ये फैक्टर बनते हैं बीच वाले नंबर के, यानी कि आपको बीच वालों को ब्रेक करना है और आपको दो फैक्टर के अंदर लिखना है। जैसे मैंने 14x को मैंने ब्रेक कर दिया, और पहला फैक्टर क्या आया था 11, तो 11 के साथ मैंने x लगा दिया, और दूसरा फैक्टर क्या आया था 3 के साथ मैंने क्या लगा दिया x। तो 11x प्लस 3x कितना होता है अपना 14x। अब देखिए आगे, एक आपकी ये टर्म हो गई, एक आपकी ये टर्म हो गई। अब आप टोटल 4 पार्ट बन गए। अब आप देखिए, अब आप फर्स्ट दो में से कॉमन लीजिएगा जो कॉमन आ रहा होता है। देखिए जब फर्स्ट दो में से कॉमन लोगे तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, x की सबसे लोवेस्ट पावर कितनी है 1, तो कॉमन आएगा x की पावर 1। 1 को लिखो या ना लिखो। देखिए जब एक x की पावर 1 कॉमन गए तो यहाँ पे तो कितना बचा, एक x बचा। अंडरस्टैंड। उसके बाद सिंबल किसका आया, प्लस का। जब यहाँ पे ये कॉमन गया यानी कि कैंसिल हो गया x, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 11, और ब्रैकेट क्या हो गई आपकी यहाँ पे क्लोज हो गई। इतना आया समझ में। देखिए जितना आपका इस ब्रैकेट के अंदर बना है उतना ही उस ब्रैकेट के अंदर बनना चाहिए। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आगे सिंबल किसका है आपका, प्लस का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा 3x, यहाँ पे क्या लिखा है 33। तो देखिए इसके साथ x है बट इसके साथ x नहीं है, तो आपका x कॉमन नहीं आएगा। अगर आपका x कॉमन आता तो इन दोनों के साथ x होना चाहिए था। उसके बाद देखिएगा 3 और 33, तो देखिए 3 तो आपका है ही, क्या 33 3 की टेबल में आता है, आता है, क्योंकि 33 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो 3 और 33 में से कॉमन क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया। x आपका कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x ओनली इसी के साथ है, x इसके साथ नहीं है। तो अब देखिए 3 कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद हम स्टार्ट क्या करते हैं, ब्रैकेट। देखिए जब यहाँ से 3 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचा, x। उसके बाद सिंबल किसका है आगे, प्लस का। देखिए जब इसमें से 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आने का मतलब ये है आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11। अब आप ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी बात पे। देखिए जितना इस ब्रैकेट के अंदर बन रहा है उतना ही आपका यहाँ बनना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका
यहाँ बन रहा है वही सेम टर्म आपकी इसी के अंदर बननी कंपलसरी है, वही आपकी बनेगी ही बनेगी। अगर आप कुछ प्लस या माइनस की मिस्टेक आप नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो, यानी कि जो टर्म इसके अंदर बननी चाहिए वही टर्म इसके अंदर बननी चाहिए। अगर यहाँ x+7 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपका x+7। अगर यहाँ x+9 है तो यहाँ पे कितना आएगा आपका x+9 आएगा। अब देखिएगा इन दोनों के अंदर सेम टर्म क्या है, मैंने आपको भी बताई थी क्या है दोनों के अंदर सेम टर्म x+11 इसके अंदर भी है और x+11 इसके अंदर भी है। देखिए जब इसके अंदर x+11 क्या आएगा, इसमें से कॉमन आ गया दोनों में से। देखिए जब यहाँ से x+11 कॉमन आया तो यहाँ पे तो कितना बच गया आपका x, उसके बाद सिंबल किसका आया प्लस। जब यहाँ से x+11 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बच गया +3। तो ये क्या बन गए इस एक्सप्रेशन के, ये बन गए इसके फैक्टराइज हो गए। देखिए हम फिर से कंप्लीट रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये लिखा हुआ आपका 33, ये लिखा हुआ आपका 14x। अंडरस्टैंड। आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जब मैं उन दो नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई आपस में आनी चाहिए 33, और जब इन दोनों नंबर को मैं ऐड करूं तो उनका एडिशन होना चाहिए मेरा 14 होना चाहिए। यानी कि जब मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं तो एडिशन कितना आना चाहिए 14, और जब दोनों के आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 33। तो देखिए जिन जिन की मल्टीप्लाई 33 होती है पहले आप सारे दिमाग में सोच लीजिएगा। देखिए एक ही नंबर होता है जिनकी मल्टीप्लाई 33 होता है, 11 और 3। तो देखिए पहला नंबर 11 और दूसरा नंबर 3। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो कितनी आएगी 33। तो पहला स्टेप क्लियर है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे 11 प्लस का 3, और 11 + 3 कितना होता है 14, और मेरे को भी इनका एडिशन कितना चाहिए था 14। तो सेकंड स्टेज भी क्लियर है, यानी कि मेरे पास दो नंबर ऐसे आ गए उनकी मल्टीप्लाई भी सेम और उनका एडिशन भी सेम है। तो मैंने उसके बाद मैंने आपको बताया था जो ये दो फैक्टर बनते हैं 11 और 3, ये हमेशा बीच वाले नंबर के बनते हैं। बीच में आपका कितना लिखा हुआ है 14x। तो जो आपको फैक्टर बनते हैं हमेशा बीच वाले नंबर के बनते हैं। आपको बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है और इसी फैक्टर में एज इट इज यूं क्यों करना है। कैसे, देखो कितना लिखा है 14x, और ये फैक्टर कितने आए थे 11 और 3। तो आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा, इसको आप लिखिए x²। पहला फैक्टर क्या है आपका 11, उसके साथ आप x लगा दीजिएगा, तो x² + 11x प्लस सेकेंड फैक्टर क्या था आपका 3, और उसके साथ भी आप x लगा दीजिएगा। अब आप 11x + 3x जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 11x + 3x कितना हो गया आपका 14x बनेगा। यानी कि मैंने 14x को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 11x प्लस का 3x। उसके बाद देखिए सेम मैंने आगे 33 लिख दिया। अब देखो इन दोनों टर्म में ये लिखा हुआ आपका x⁴ और ये लिखा है 11 × में x, यानी कि x⁴ 1। अब देखिए दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा x की लोवेस्ट पावर, और x की लोवेस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो कॉमन आ गया यहाँ पे x⁴ 1। देखिए जब इसके अंदर x⁴ 1 कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पे कितना x⁴ 2 है। जब x⁴ 1 कॉमन आएगी तो 2 में से एक पावर बाहर कॉमन आ गई, कितनी बच गई अंदर x⁴ 1। आगे सिंबल किसका आया प्लस का, तो मैंने प्लस का लगा दिया। जब यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ पे x कॉमन आने के बाद यहाँ पे ओनली क्या बच गया आपका 11 बच गया। इतना है समझ में, आगे बढ़ो। प्लस का सिंबल आया क्योंकि यहाँ पे किसका सिंबल था प्लस का। अब दोनों में ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है 3x + 33। तो देखिए दोनों में से क्या दोनों के अंदर x है, दोनों के अंदर x नहीं है, इसलिए आपका x तो कॉमन नहीं आएगा। अगर आपका x कॉमन नहीं आएगा इसका मतलब 3 और 33 में से एक नंबर कॉमन आएगा। देखिए आपको टारगेट लेके चलना है जो यहाँ पे बन रहा है, यानी कि जो इस ब्रैकेट के अंदर बना है सेम वो का वो सेम टर्म वही की वही टर्म आपकी इस ब्रैकेट के अंदर बननी ही चाहिए। अब देखिए दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, देखिए 3 और 33 में से 3 कॉमन आएगा। जब 3 कॉमन आएगा तो देखिए जब 3x में से 3 कॉमन गया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका x बच गया। उसके बाद सिंबल किसका आया प्लस का, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस का सिंबल लगा दिया। अब देखिए जब 33 में से 3 कॉमन,
3 कॉमन का मतलब ये हो गया, मैंने 33 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 3x में से जो 3 कॉमन गया था तो 3x को मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो यहाँ पे बच गया आपका x। 33 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा कितना बचेगा आपका यहाँ पे 11, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया x + 11। तो देखिए मैंने रिपीट की थी एक बात, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म बननी चाहिए, यानी कि जो टर्म इसके अंदर है वही टर्म इसके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए इसके अंदर क्या है आपका x + 11 और इसके अंदर भी क्या है आपका x + 11, यानी कि दोनों टर्म ये तो सेम होनी चाहिए। 11 की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह y z कुछ भी हो सकता है। अब देखिए दोनों के अंदर से सेम कॉमन कितना आ गया, x + 11। जब आपने x + 11 कॉमन लिया तो ब्रैकेट स्टार्ट की, देखिए जब यहाँ से x + 11 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बच गया आपका x बचा। उसके बाद जब x + 11 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 3 बच गया। तो इसके फैक्टराइज हो गए x + 11 × x + 3। तो ये था आपका फैक्टराइज। तो बहुत आसान है, अगर आप मेहनत करोगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ अगर आप पहले ही हार मान के बैठ गए फिर तो ये आपको नहीं आएगा, और नहीं आएगा फिर भी हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 20 बार पूछो, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करो इस चीज़ की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको खुद से नहीं आएगा। आगे देखिएगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन में कराता हूँ। देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हो y² माइनस का y माइनस का 6। देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा, वो मेथड रहेगा। आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं अब की बार। देखिए यहाँ पे अब की बार सिंबल किसका आ गया, माइनस का आ गया, यहाँ पे सिंबल किसका आ गया, माइनस का आ गया। यानी कि आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, जब मैं उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूँ तो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई तो कितनी आनी चाहिए, -6 आनी चाहिए। यानी कि जब मैं इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, -6। और देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे y के साथ क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब y के साथ क्या है, 1 लगा है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे y के साथ आपको अगर कुछ नज़र आए तो ठीक है, अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब y के साथ क्या है, वहाँ पे 1 लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे y² के साथ कुछ लगा है, नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे y² के साथ क्या है आपका 1 है। और आप 1 को लिखो या ना लिखो। देखिए मल्टीप्लाई तो आपने लिख ली, दोनों नंबर की आपस में जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आनी चाहिए, -6 आनी चाहिए। और जब मैं उन दोनों नंबर को सब ऐड करूं, यानी कि दोनों नंबर का जो एडिशन है, यानी कि आप उसको चाहिए ऐड करो चाहिए आप उसको सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी तरीके से जो दोनों नंबर का जो एडिशन है वो कितना आना चाहिए। देखिए माइनस का कितना है आपका, इसके साथ क्या लगा है, 1, माइनस का 1। तो देखिए आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, उनकी मल्टीप्लाई तो -6 आनी चाहिए। और जब आप उन दोनों को ऐड करो, यानी कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो उनका एडिशन आना चाहिए -1। तो देखिए आप सारे अपना दिमाग लगाओ भाई, 2 नंबर उनकी मल्टीप्लाई 6 कब कब हो सकती है, जब मैं 3 को मल्टीप्लाई किससे करूँ, मैं 2 से, या 3 × 2 = 6। और कब हो सकती है, जब मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 1 से। सिर्फ 2 कंडीशन में हो सकती है। उसके बाद देखो उन दोनों को चाहिए आप ऐड करो चाहिए सब ट्रैक करो, मतलब किसी भी तरीके से आपको 1 लेके आना है। तो देखिए जब आप 6 और 1 लोगे तो देखिए चाहिए आप इनको ऐड कर लो, 6 + 1 कितना होता है 7, चाहिए आप इनको सब ट्रैक कर लो, 6 - 1 कितना होता है 5। तो देखिए उनका एडिशन, तो इसका एडिशन तो आ रहा है 7 और इसका जो सब्ट्रैक्शन वो आ रही 5। और हमें कितना चाहिए, चाहिए आप उनको ऐड करो चाहिए सब्ट्रैक्ट करो, मेरे को आंसर कितना चाहिए, -1 चाहिए। तो ये तो आपका फैक्टर नहीं हो सकता। उसके बाद आइए 3 और 2 पे। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = कितना होता है आपका 6 होता है। देखिए अगर 3 × 2 = 6 होता है आपका, अब देखिए आपको इन दोनों का एडिशन कितना चाहिए, या फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट करो चाहिए माइनस करो, या फिर प्लस करो, या फिर सब्ट्रैक्ट करो, मेरे को आंसर कितना चाहिए, -1 चाहिए। तो देखिए मल्टीप्लाई तो ठीक है, 3 × 2 = कितनी होगी 6, बट मेरे को किसका चाहिए, माइनस का चाहिए।
यानी कि इन दोनों में से एक क्या होगा, माइनस का होगा। चाहिए आप 3 को माइनस करें, चाहिए आप 2 को माइनस करें, और वो यहाँ पे डिसाइड होगा 3 माइनस का होगा या फिर आपका 2 माइनस का होगा। अब देखें आपको इन दोनों का एडिशन कितना चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। देखिए नंबर क्या है, अभी तो आपका नंबर है 3, दूसरा नंबर है आपका 2 है। देखिए आपको इन दोनों में से एक नंबर आपको इन दोनों का आंसर कितना चाहिए, 1 चाहिए, और 1 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। अगर आपको पता है, अगर आपको माइनस का आंसर लेके आना है तो बड़ी वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो 3 किसका होगा यहाँ पे, माइनस का होगा, और 2 किसका होगा यहाँ पे, प्लस का होगा। ये आपने कैसे बताया कि भाई सर जब माइनस का सिंबल कैसे आ सकता है, माइनस का सिंबल तभी आ सकता है जब बड़ी वैल्यू माइनस की हो और छोटी वैल्यू आपकी प्लस की हो। जब बड़ी वैल्यू प्लस की हो, जब बड़ी वैल्यू माइनस की होगी और छोटी वैल्यू प्लस की होगी तो सब्ट्रैक्ट होगा, और ऑब्वियस है अगर बड़ी के आगे माइनस का लगा तो आंसर भी किसका होगा, माइनस का होगा। तो एक फैक्टर बन गया आपका माइनस का 3 और एक फैक्टर बन गया आपका प्लस का 2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 मल्टीप्लाई 2 कितना बनेगा, माइनस का 6। और जब आप दोनों को ऐड करोगे -3 + 2, देखिए -3 + 2 जो आप दोनों को ऐड करोगे तो देखिए सब्ट्रैक्शन तो होगा। क्यों होगा, आप इनको ऐड मत कर देना, कभी 3 + 2 5 कर दो ना, ये माइनस का ये प्लस का है, सब्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। बट ध्यान रखना जो वैल्यू बड़ी होगी और जिसके आगे जो सिंबल लगा होगा वही आंसर होगा। अब 3 बड़ा है दोनों में से और इसके आगे सिंबल किसका लगा है, माइनस का लगा है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होके किसका सिंबल लग जाएगा, माइनस का। 3 - 2 कितना होता है आपका, 1। आया इतना समझ में। तो देखिए दो फैक्टर मेरे पास क्या क्या बन गए, एक तो माइनस का 3 और एक प्लस का 2। बड़े वाले नंबर को हमेशा आगे लिखिएगा, छोटे वाले नंबर को पीछे। तो देखिए y², और मैंने आपको अभी बताया था जो ये दोनों फैक्टर बनते हैं हमेशा बीच वाले नंबर के बनते हैं, यानी कि हमेशा बीच वाले नंबर के बनते हैं। देखिए तो देखिए पहला फैक्टर क्या था आपका, माइनस का 3, तो आप इसके आगे -3 के आगे क्या लगा दो, y। समझ में आया इतना। अब उसके बाद क्या है आपका 2, और 2 किसका आएगा आपका, यहाँ पे किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे किसका आएगा, प्लस का, और 2 के बाद क्या लगा दोगे यहाँ पे, y। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने -1y को ब्रेक कर दिया। मैंने -1y को ऐसे लिख लिया, माइनस का 3y प्लस का 2y, यानी कि -3 + 2 जो आप करोगे तो -3 + 2 कितना आंसर बचेगा आपका, माइनस का 1, उन्हीं के साथ क्या लगा था, y लगा था। यानी कि मैंने इस -1y को मैंने ऐसे करके लिख लिया, और माइनस का 6। अब देखें इन दोनों के अंदर सेम टर्म क्या है, दोनों के अंदर सेम टर्म है आपकी y है, यानी कि इसके अंदर भी y है तो इसके अंदर भी क्या है आपका y। तो दोनों में से कॉमन कितना आ गया, y कॉमन आया। जब इसमें से y कॉमन आया तो देखिए जब इसमें से y कॉमन आएगा तो यहाँ पे तो देख y की पावर 2 है, एक कॉमन आ गई तो कितना बच गया, y। आया इतना समझ में सभी को। आगे सिंबल किसका आया, माइनस का। देखिए जब यहाँ से y कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, 3 आया। अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे सिंबल किसका, आगे प्लस का। अब देखिए 2 के साथ क्या लगा, y, बट क्या 6 के साथ y लगा है, 6 के साथ हमारा y नहीं लगा है, इसका मतलब y कॉमन नहीं आएगा। अगर y कॉमन आता तो इसके साथ भी होता और इसके साथ भी। अब देखिए 2 और 6 में कॉमन कितना आएगा, यानी कि 6 2 से डिवाइड होता है और 2 2 से डिवाइड हो जाता है। तो छोटा नंबर कौन सा आपका, 2, तो कॉमन आ गया आपका 2। देखिए जब आपका 2 कॉमन आया तो यहाँ पे जब 2 कॉमन है तो यहाँ पे कितना बचा आपका, y। आगे सिंबल किसका है, माइनस का। जब यहाँ पे 2 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, 3। अब देखिए अब मैंने सेम आपको वही चीज़ बताई थी, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों टर्म सेम नहीं है इसका मतलब आप कहीं पे गलती कर रहे हो, यानी कि ये भी सेम टर्म आनी चाहिए और ये भी आपकी सेम टर्म आनी चाहिए। अगर दोनों आपकी सेम है तो दोनों में से कॉमन कितना आ गया, y माइनस का 3। अगर इसमें से y -3 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, y, आगे सिंबल किसका आया, प्लस, और जब यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 2, और ये क्या हो गए आपके फैक्टराइज हो गए। तो ये था बच्चे फैक्टराइज का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
जो उसके जो फैक्टर बनेंगे, देखिए जो आपको मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आपको कितनी चाहिए, माइनस के 72 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 72। देखिए फैक्टराइज करने हैं, मल्टीप्लाई दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं कि जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ आपस में, तो दोनों की मल्टीप्लाई तो कितनी आनी चाहिए, 72, बट 72 किसका, माइनस का। अंडरस्टैंड। आगे देखिए दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये थी जब मैं उन दोनों को ऐड करूँ, जब या फिर सबट्रैक्ट करूँ, चाहे उनको मैं ऐड करूँ चाहे सबट्रैक्ट करूँ, कुछ भी करूँ, तो मेरा आंसर जो है वो कितना आना चाहिए। देखिए एक्स के साथ कुछ भी, इसका मतलब क्या है 1, और 1 किसका है, आपका प्लस का है, तो मेरे को चाहिए प्लस का 1 चाहिए। तो देखिए दो नंबर मेरे को ऐसे चाहिए, उनकी मल्टीप्लाई 72, और जब उनको ऐड करूँ या फिर सबट्रैक्ट करूँ, वो आंसर कितना आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए। तो देखिए 72 कब कब आता है, तो देखिए 72 हमारा आता है, आप कहोगे सर 72 हमारा आता है 6 × 12, और कब आता है हमारा 72 हमारा आता है 9 × 8, और बनता है 72 आपका, और बनता है 3 × 24, और बनता है आपका, और भी बनता है आपका, बन जाएगा 2 × 36। बट आपको ध्यान रखना है उन दोनों का एडिशन या फिर उनका सब्ट्रैक्शन 1 ही बचना चाहिए। देखिए जब आप नंबर लेते हो 6 और 12, चलो ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई तो 72 आ गई, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 18, या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में 6 गए तो कितना बचेगा 6। नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ना तो आपका ये पॉसिबल है, क्योंकि इनको चाहिए आप ऐड कर लो, चाहिए इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 तो कभी आएगा ही नहीं, ना आपका ये पॉसिबल है। एक आपका फैक्टर पॉसिबल है 9 और 8, जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए कितना बनेगा 9 × 8, और देखिए ध्यान देखिएगा आपको मल्टीप्लाई चाहिए, बट किसकी, माइनस का 72। अब कौन सा माइनस का होगा दोनों में से, वो आगे जाके पता चलेगा। अब देखिए दोनों को चाहिए आप ऐड करो, चाहिए आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर चाहिए मेरे को प्लस का 1 चाहिए। और आंसर प्लस का 1 कब आता है, आंसर प्लस का 1 तभी आता है जब माइनस की वैल्यू छोटी हो और प्लस की वैल्यू बड़ी हो, तभी तो प्लस का बचेगा। यानी कि 9 आपका प्लस का रहेगा और 8 आपका माइनस का रहेगा। देखिए जब 9 - 8 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए मेरे पास दो फैक्टर आ गए, पहला फैक्टर है 9 और दूसरा फैक्टर है माइनस का 8। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -72 आएगा, और जब दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा, प्लस का 1। मैंने आपको बताया था जो ये दो फैक्टर बनते हैं ये हमेशा बीच वाले नंबर के बनते हैं, यानी कि बीच वाले नंबर को ब्रेक करके मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। किस तरीके से, देखिए x², पहले आप बड़ा नंबर लिखिए, बड़ा नंबर कौन सा है 9, और 9 के साथ क्या लगा दोगे, क्योंकि प्लस का है 9 के साथ हम क्या लगा देंगे, x। आगे दूसरा फैक्टर क्या है आपका 8, बट 8 किसका है, माइनस का, तो माइनस का 8, और 8 के साथ क्या लगा देंगे x, और माइनस का 72। अब देखिए 9x - 8x कितना होता है, देखिए 9 - 8 कितना बना 1, और x 1 किसका आपका प्लस का, क्योंकि 9 आपका किसका था, बड़ा था, तो मैंने x को मैंने ब्रेक करके लिखा दो पार्ट में, 9x माइनस का 8x। देखिए अब इसमें से कॉमन कितना आएगा x, जब इसमें से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा x, प्लस जब इसमें से x कॉमन है यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 9। आगे देखिएगा, देखिए ये भी माइनस का और ये भी क्या है आपका माइनस का, दोनों टर्म किसकी आपकी माइनस की है, बट आपको जो टर्म चाहिए ये दोनों किसकी है, प्लस की है, तो आपका कॉमन आएगा माइनस का कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों टर्म किसकी है, माइनस की है। जब दोनों में से माइनस की टर्म कॉमन आएगी तो दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। देखो कैसे, देखिए x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x इसके साथ नहीं है, तो एक नंबर बच गया 8, दूसरा बचा 72, तो दोनों में से कॉमन कितना बनेगा, 8 कॉमन बनेगा। देखिए जब यहाँ से 8 कॉमन आया और माइनस का जब 8 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बच गया, प्लस का x।
कितना है समझ में। अब देखिए 72 में से जब हम माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 9 जा 72, यानी कि 9 बचा और किसका बचा यहाँ पे प्लस का बचा। कब? जब मैंने माइनस का 8 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पे, और मैंने आपको बताई थी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों के अंदर ये टर्म क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। देखिए जब आप 8 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, जब पहले -8 को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, कितना बनेगा माइनस का 8x, सेम चीज़ आ गई। जब -8 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ, 9 के साथ, तो -8 × 9 कितना बन गया माइनस का 72, सेम वही चीज़ है, बस खाली मैंने क्या किया दोनों में से कॉमन ले लिया। अब देखिए दोनों में सेम टर्म क्या है, x + 9, तो दोनों में से कॉमन कितना आ गया, x + 9 कॉमन आ गया। जब यहाँ से x + 9 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा आपका x, जब यहाँ से ये कॉमन आया x + 9 तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का 8, ये क्या हो गया आपके फैक्टराइज। तो क्वेश्चन 4 जो है आपका x² + 12x + 27, देखिए दो फैक्टर आपको ऐसे ढूंढने, उनकी मल्टीप्लाई 27 और उनका एडिशन कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। देखिए दो नंबर ऐसे कौन कौन से हैं, उनकी मल्टीप्लाई करें तो हम 27 आए और उनका एडिशन करें तो 12 आए। देखिए दो नंबर वैसे हैं 9 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 27 आएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, 9 + 3 कितना होता है 12 होता है। देखिए जो क्वेश्चन आगे बच गए वो आप खुद से ट्राई करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, वो मैं करा रहा हूँ, बाकी सभी क्वेश्चनों में सेम यही प्रोसीजर लगेगा, सब में यही बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा। देखिए जो आपका 16 क्वेश्चन है, p² - 3pq प्लस का 2q²। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सभी से अलग है। देखिए इसके अंदर p² और q², इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो वेरिएबल हो गए p² और q⁴, यानी कि दोनों, ये इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी क्या है आपकी 2 है। देखिए एक इसके अंदर वेरिएबल p, एक इसके अंदर वेरिएबल q। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, इसको आप ऐसे कीजिएगा p⁴, आप 3pq को ब्रेक कर लीजिएगा, यानी कि आप -3 को ब्रेक कर लीजिए, pq को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप -3 को कैसे लिख सकते हो, -3 को हम लिख सकते हैं -2 और -1। अब देखिए -2 और -1 कितना होता है, -3 होता है। मैंने आपको बताया क्या बताया था भाई, -3 - 4 कितना आंसर आएगा -7, -2 - 4 कितना आएगा -6, उसी तरह -2 - 1 भी कितना आएगा -3। अब देखिए आपने बीच वाले की फैक्टराइज किए, यानी कि आपने बीच वाले को तोड़ के लिख लिया -2 और -1, इसके साथ भी pq लगा दो और इसके साथ भी pq लगा दो। अब देखिए मैंने बीच वाले को तोड़ के लिख लिया, मैंने इसको तोड़ के लिखा -2pq और -1pq। अब देखिए -2pq और -1pq, तो -2 -1 कितना होगा -3pq, सेम वही चीज़ लिखी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। उसके बाद प्लस का 2q²। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब देखिए इन दोनों के अंदर, देखिए इसके अंदर p है और इसके अंदर भी क्या है p, तो कॉमन सिर्फ p ही आएगा जो दोनों के अंदर हो। अब p की लोवेस्ट पावर लीजिएगा, p की लोवेस्ट पावर इसके अंदर कितनी है 2, इसके अंदर कितनी है 1, तो कॉमन आएगा p की पावर 1, 1 को लिखो या ना लिखो, तो ये बच गया आपका p माइनस, ये p कॉमन आ गया तो कितना बच गया -2q। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखो मैंने आपको बताया था जो इसके अंदर बचना चाहिए वो भी नेक्स्ट उस ब्रैकेट के अंदर बचना चाहिए। अब देखिएगा ये क्या है आपका 1pq और प्लस ये क्या लिखा आपका 2q²। अब देखिए आप एक काम कीजिएगा, 2q² को आप आगे लिख लो। देखिए 2q² को मैं आगे लिख रहा हूँ प्लस 2q² और -1pq, क्यों? क्योंकि आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए। देखिए और 1 को आप लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस का pq। देखिए इसके अंदर कितना है q⁴2, इसके अंदर कितना है q⁴1, और देखिए इसके अंदर कितना 2 लिखा है, क्या इसके अंदर 2 है या कोई नंबर है? नहीं है, इसलिए कॉमन आएगा सिर्फ
क्यू, और क्यू की पावर कितनी आएगी, लोवेस्ट कितनी है, क्यू की पावर 1 है इसके अंदर, तो कॉमन आएगा क्यू की पावर 1, और किसका आएगा आपका, प्लस का। देखिए प्लस का क्यू, जब इसके अंदर क्यू कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचा आपका 2, यहाँ पे बचा आपका क्यू। इतना है समझ में सभी को, आगे देखिएगा। माइनस, जब इसके अंदर क्यू कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बच गया, टी बच गया। इतना है समझ में सभी को, वेरी गुड आया। तो आगे देखो, देखिए ये लिखा आपका p माइनस 2q, और ये क्या लिखा आपका 2q माइनस का p। तो देखिए आपको दोनों क्या करने हैं, हमें दोनों सेम करने हैं, और दोनों सेम कब हो सकते हैं, जब इसमें से मैं कितना कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ। देखिए जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए जब मैं अंदर वाले में से माइनस कॉमन लूँगा, तो देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो अंदर के सिंबल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और जो बाहर का सिंबल है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज। अगर बाहर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस का कॉमन लेने का मतलब ये होता है। देखिए, और माइनस कॉमन मैंने क्यों लिया, क्योंकि दोनों को इक्वल बनाने के लिए। देखिए अगर आपको वैसे नहीं आ रहा तो वैसे ही बता देता हूँ। देखिए सेम उसी तरीके से, देखिए जैसे ये लिखा हुआ था आपका माइनस का पी क्यू और प्लस का 2q स्क्वायर, सेम वही तरीका है, कुछ भी नहीं है। देखिए इसके अंदर भी सेम वही रहेगा। देखिए कॉमन कितना आएगा, कॉमन आएगा इसके अंदर q ही कॉमन आएगा, बट किसका कॉमन आएगा, माइनस का। माइनस का q कॉमन आ गया, अगर यहाँ से q कॉमन है, यहाँ पे कितना बचा p, और यहाँ पे कितना बचा माइनस का 2q। देखिए सेम वही चीज़ है, पहले वहाँ किसका था, प्लस का था बाहर, और यहाँ पे किसका आ गया, माइनस का। बट डिफरेंट क्या हो गया, अंदर देखिए चेंज हो गई। पहले अंदर p किसका था, माइनस का था, अब किसका हो गया, प्लस का। और पहले 2q किसका था, आपका प्लस का था, अब किसका हो गया, माइनस का। कब, जब बाहर किसका सिंबल लग गया, आपका माइनस का सिंबल लग गया। अब देखिए दोनों के अंदर सेम टर्म क्या है, दोनों के अंदर सेम टर्म है p माइनस से q, तो दोनों में से कॉमन आ गया p माइनस का 2q, और अंदर आपका रह गया p माइनस का q। देखिए जब इसमें से ये कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, ब्रैकेट स्टार्ट की p, जब इसमें से कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का q। तो देखिए ये थी आपकी वर्कशीट 7। तो देखिए मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से समझाया है, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, फिर हम आपको वही क्वेश्चन दोबारा से करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।